मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्यारे मित्रों, अभी हम लोग आधुनिक साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु युग पढ़ा। उसके बाद हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग पढ़ा। अब हम लोग छायावादी युग पढ़ेंगे। छायावादी युग जो 1920 से 1936 तक चला। नागेंद्र के अनुसार छायावादी युग का समय काल रहा 1918 से 1938। कालावधि। इस युग की प्रारंभिक सीमा के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला मत 1918 ईस्वी से प्रारंभ। छायावादी गुणों प्रवृत्तियों से युक्त सर्वप्रथम रचना झरना लेखक जयशंकर प्रसाद का प्रकाशन 1918 में हुआ। अतएव डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकारों ने छायावाद का समय 1918 से 1938 ईस्वी तक निर्धारित किया। कहने का मतलब है कि पहला मत जो है वो है नागेंद्र जी का, जिन्होंने बताया कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो झरना है, इसमें ही छायावादी गुण यानी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इसीलिए इसका प्रकाशन 1918 में हुआ और यही कारण है कि नागेंद्र जी ने छायावाद का समय 1918 से माना, जो 1938 तक चला। अब दूसरा मत जानते हैं हम लोग 1920 ईस्वी से प्रारंभ। इस युग का नामकरण श्री मुकुटधर पांडे द्वारा रचित निबंध हिंदी छायावाद के आधार पर रखा हुआ माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुकुटधर पांडे ने एक निबंध लिखा था हिंदी छायावाद, और इसी के आधार पर छायावादी युग को 1920 से प्रारंभ माना जाता है। यह निबंध सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अतएव हिंदी छायावाद का प्रारंभ भी 1920 ईस्वी से माना जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने और 1900 ईस्वी तक रहे थे, जिसके आधार पर द्विवेदी युग अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का समय 1920 तक निर्धारित करके छायावाद का समय 1920 ईस्वी से आरंभ माना जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 1903 से 1920 तक द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और 1920 में उन्होंने पत्रिका का संपादन छोड़ दिया, और यहीं से छायावाद का समय शुरू होता है। हिंदी में छायावाद शीर्षक से सुशील कुमार द्वारा लिखित एक अन्य निबंध 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिससे उन्होंने छायावाद को अस्पष्टवाद के अर्थ में ग्रहण किया था। मुकुटधर पांडे का कहना था कि मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया था। ये कथन किनका है? मुकुटधर पांडे का है। अब हम लोग जानेंगे छायावाद की परिभाषाएं कि इन्होंने छायावाद को क्या क्या कहा है। तो सबसे पहली परिभाषा नगेंद्र की है, और ये परीक्षा में आना ही आना है। उन्होंने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कहने का अर्थ है कि जब कवियों ने अपनी अनुभूति को व्यक्त किया अपनी वेदना के आधार पर, अपने दुख के आधार पर, तब से छायावाद का जन्म माना जाता है। इनके अनुसार, जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। शुक्ल ने कहा है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो रहस्यवाद और काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में उन्होंने छायावाद के दो अर्थों को समझाया है। श्री गंगा प्रसाद पांडे ने क्या कहा? इन्होंने भावलोक की प्रगति के 3 चरण माने हैं। पहला वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद। अतः उनके शब्दों में छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। किनके अनुसार? गंगा प्रसाद पांडे के अनुसार। अगला कथन महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर गणपत चंद्र शुक्ल के अनुसार डॉक्टर गुप्त ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हुए कहा है कि स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है जिसमें व्यक्ति अंतर्मुखी होकर बाहरी जगत की अपेक्षा अंतर जगत को, बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को, यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को, सत्य की अपेक्षा सौंदर्य को, परंपरा की अपेक्षा नूतनता को एवं संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। जिस काव्य में इस प्रकार की अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति होती है उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम अर्थात छायावाद का नाम दिया जाता है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि जब किसी के भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है तो उसे छायावादी कवि कहते हैं। जैसे कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आहा तुमने भी त्याग गया क्या अली नलना निष्ठुर कोई। सुमित्रा नंदन पंत की इन पंक्तियों में कहा तो गया है छाह के बारे में, परंतु इसका अर्थ निकल रहा है नारी स्वातंत्र्य के बारे में। अर्थात छाह शब्द है लेकिन अर्थ नारी स्वातंत्र्य निकलता है, अतएव यह छायावादी कविता मानी जा सकती है। छायावाद के विविध अर्थ क्या हैं, क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या अर्थ दिया गया है अनेक विद्वानों द्वारा। तो पहले हैं मुकुटधर पांडे जिन्होंने छायावाद का अर्थ माना है रहस्यवाद। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा है। शुक्ल जी ने छायावाद को क्षेत्रीय वैचित्र मधुचर्या या चित्र भाषा शैली कहा है। शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा अर्थात छाया भाषा शब्द से जोड़ा है। उन्होंने इसे चित्र भाषा शैली भी कहा है। इन्होंने शुक्ल जी ने छायावाद को, वे इसे रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। नंद दुलारी वाजपेयी क्या मानते हैं छायावाद के अर्थ के रूप में? वक्त, सौंदर्य में आध्यात्मिकता, छाया का भान। डॉक्टर नागेंद्र का इम्पोर्टेंट है कथन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का अर्थ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली मानते हैं छायावाद का अर्थ। वहीं सुशील कुमार अस्पष्टतावाद मानते हैं। जयशंकर प्रसाद कांति मानते हैं। पंत जी सौंदर्य की छाया मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह छायावाद के अर्थ में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं? प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति छायावाद है। गंगा प्रसाद पांडे क्या कहते हैं? वस्तु व रहस्यवाद के बीच की कड़ी छायावाद है। इसमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद रहस्यवाद का ही एक प्रकार है, अर्थात इसमें कोई तात्विक भेद नहीं है। छायावाद को अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद शैली विशेष है। छायावाद दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद में प्रेम का चित्रण भी होता है। छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करता है। छायावाद में दिखाई नहीं दे रहा है तत्व को प्रमुखता होती है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी पूर्ववर्ती युगों के विरोध स्वरूप प्रतिक्रिया जन्य हिंदी कविता के एक विशिष्ट युग में प्रस्फुटित एक विशेष दार्शनिक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक एवं अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है। इसमें प्रकृति का मानव रूप प्रस्तुत करते हुए गीति तत्व की प्रमुखता का भी ध्यान रखा जाता है। अब जानेंगे हम लोग छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रहीं। तो पहली प्रवृत्ति है भावगत या विषयगत प्रवृत्ति। तो उसमें आता है आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, मानवीय सौंदर्य का बोध, रहस्य भावना, श्रृंगार भावना या प्रेम भावना, कमनीय कल्पना, प्रकृति के रम्य रूपों को रचना यानी प्रकृति से साहचर्य, काला पक्ष की प्रधानता, वेदना की विवृत्ति, दार्शनिकता, राष्ट्रीयता की भव्य भावना। ये ध्यान देंगे आप कि छायावाद में राष्ट्रीयता की भव्य भावना का भी परिचय मिलता है। मानवतावाद की स्थापना, ये भी छायावाद का ही एक प्रवृत्ति है। नारी का भव्य स्वरूप, भावातिरेक व वैराश्य,
व्यक्तिकता यानी जहाँ पर व्यक्ति अपने आप से मतलब रखता है, स्वच्छंदता की मनोवृत्ति। तो ये छायावाद की भावगत विषयगत विषय प्रवृत्तियाँ हैं। अब जानेंगे छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियाँ। सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना यानी मानवतावाद, समन्वय का संदेश, पीड़ित विश्व को सेवा का संदेश। शिल्पगत प्रवृत्तियाँ क्या हैं छायावाद की? आत्माभिव्यक्ति अर्थात मैं अर्थात उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग, ललित कोमल कांत पदावली का प्रयोग, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये छायावाद का महत्वपूर्ण विशेषता है यानी प्रवृत्ति है। मुक्त छंद शैली का प्रयोग, मुक्त अलंकारों का प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, है ना। छायावाद में प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ यानी 4 प्रमुख कवि हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं पंत जी, तीसरे हैं निराला और अंतिम में हैं महादेवी वर्मा। और प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है, पंत जी को विष्णु और निराला जी को महेश और महादेवी वर्मा को शक्ति अर्थात दुर्गा कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा। ये किनके अनुसार है? कृष्णदेव झारी के अनुसार। छायावाद के 4 आधार स्तंभ, 4 प्रमुख कवि। तो इनको आप क्रमबद्ध में भी याद करेंगे, प्रसाद पंत ऐसे करके, निराला और वर्मा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की बृहत्त्रयी 3 कवि हैं। मतलब बड़े कवि कौन हैं? 3 हैं। किनके अनुसार? वाजपेयी जी के अनुसार। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत और तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जयशंकर प्रसाद की क्या प्रधानता रही छायावाद में? मानवीय भूमि की प्रधानता रही किनकी? प्रसाद जी की। वहीं पंत जी की कल्पना की प्रधानता रही और निराला जी की बुद्धि तत्व की प्रधानता रही। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा 1931 में प्रसाद पंत और निराला पर अलग अलग निबंध लिखकर उन्होंने छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा की थी। छायावाद की लघुत्रयी यानी 3 छोटे कवि। ये तो हम लोगों ने अब तक बात की, मतलब बड़े कवियों की बात है ना, प्रसाद पंत निराला की बात हमने की। अब छोटे कवि कौन कौन से हैं? तो पहली है महादेवी वर्मा, फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, फिर है भगवती चरण वर्मा। छायावादी को लघुत्रयी में कुछ इतिहासकार भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखन लाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। तो 3 हैं यहाँ पर, वर्मा वर्मा वर्मा, यानी तीनों ही वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के दार्शनिक मत। कई बार पूछा गया है प्रश्न ये। तो जयशंकर प्रसाद जो पहले कवि हैं छायावाद के प्रमुख कवि, उनका क्या रहा दार्शनिक मत? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद या समरसतावाद। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि आनंदवाद मतलब आनंदवाद के समर्थक दार्शनिक कौन थे? तो पंत थे, प्रसाद थे, वर्मा थे या त्रिपाठी थे। तो आप याद कर ले इसे। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, वहीं त्रिपाठी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो प्रसाद जी का है आनंदवाद, पंत जी का है अरविंद दर्शन, निराला जी का है अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेवी वर्मा का है बौद्ध दर्शन। याद कर लेंगे आप। विविध इतिहासकारों अर्थात आलोचकों के मतानुसार छायावाद का प्रवर्तक मतलब कौन है जो छायावाद का प्रवर्तक कहलाएगा? तो अलग अलग विचारक हैं। पहले हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी के अनुसार हैं छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे। वहीं प्रभाकर माचवे व विनय मोहन ने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी ही क्या हैं? छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि पंत जी यानी सुमित्रानंदन पंत जो हैं छायावाद के प्रवर्तक हैं। ईला चंद्र जोशी व गणपति चंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। लेकिन सर्वाधिक सार्वमान्य एवं वास्तविक प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जिनको ब्रह्मा भी कहा गया, ब्रह्मा जी। लेकिन ये कई बार आ जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक के रूप में शुक्ल जी ने किसे माना है? तो मैथिली शरण गुप्त को, मुकुटधर पांडे को माना। वाजपेयी जी ने किसे माना? तो पंत को माना। जोशी और गणपति चंद्र शुक्ल ने किसे माना? तो जयशंकर प्रसाद को माना। अब आगे जानते हैं छायावाद के बारे में और जानकारियाँ। छायावाद कल्पना प्रधान काव्य कहलाता है, यानी कल्पनाओं की अधिकता होती है इसमें, वास्तविक जगत से कोई मतलब नहीं रहता है।
छायावादी काव्य में अनुभूति गहराई देखने को मिलती है। कवि अपनी अनुभूति की गहराई को प्रकट करता है। छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ध्यान देंगे आप, ये इम्पोर्टेंट बनता है कि खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो छायावाद को कहा जाता है। मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष माना जाता है। तो छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष क्या है? मानवतावाद। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। मतलब समर्थक पत्र के रूप में छायावाद का कौन है? जागरण, जो प्रेमचंद ने संपादित किया था। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करते नजर आते हैं। अर्थात वास्तविक जीवन से इनको कोई मतलब नहीं है और ये कल्पना लोक में ही जीते हैं। इसीलिए पलायनवादी कवि भी कहा गया है छायावादी कवियों को। शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। ठीक है, मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, तो क्या कहा उन्होंने? अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण। इन्होंने शुक्ल जी ने छायावाद को। वहीं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे, जो भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 कविता को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है। याद रखेंगे आप, झरना को ही, जो 1918 में प्रकाशित हुई झरना, इसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, जो 1935 में प्रकाशित हुई, इस काव्यधारा की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसे? कामायनी को। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। नोट: रोमांटिज्म या स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज के काव्य संग्रह लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन वर्ष 1498 से माना जाता है। ठीक है, यानी स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किससे माना गया है? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के काव्य संग्रह लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन वर्ष 1798 से। मतलब यहाँ से ये स्वच्छंदतावाद शुरू होता है। छायावाद के प्रवर्तक निसंदेह जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं। ये फिर से तय है कि प्रसाद जी को ही छायावाद के प्रवर्तक माना गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है। तो पता है आपको, प्रसाद, पंत निराला और महादेव वर्मा। तो पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म काल है 1889, जन्म स्थान काशी, मृत्यु काल है 1937 और 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं: प्रेम प्रतीक, जो 1905 में और 1913 में प्रकाशित हुई। क्यों? यह रचना पहले 1905 में ब्रज भाषा में रची गई, लेकिन बाद में 1913 ईस्वी में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। इसीलिए 1905 भी मानते हैं लोग और 1913 भी मानते हैं। तो ब्रज भाषा में 1905 में छपी और खड़ी बोली में 1913 में। प्रेम पथिक इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगली है चित्राधार 1906 से 1909 तक, करुणालय 1913, करण कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना 1918 जो इम्पोर्टेंट है, आंसू 1925, लहर 1913, कामायनी 1935। तो आपको इनका क्रम भी याद करना होगा। कई बार क्रम से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ऐसे क्रम तो झरना से शुरू होता है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो याद कर लेंगे, झरना पहले है, झरना से आंसू निकला और लहरों में बह गया। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। 1918, 1925, 1933 और 1935। 1918 झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रसाद जी की प्रमुख कविताएं। तो पहली है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भ्रुवाहन, कल्पना सुख, विदाई, नीरव प्रेम, विसर्जन। तो इनमें केवल यही जो टिक लगा है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उर्वशी 1909 में, वनमिलन 1909 में, प्रेम राज 1909 में, अयोध्या का द्वार 1910 में, अशोकोच्छ्वास 1910 में। अब इनकी रचनाओं की कुछ बात करते हैं, विशेष बातें। चित्राधार की पहले बात करते हैं हम लोग। इसमें प्रसाद जी के प्रारंभिक जीवन में विविध पत्र पत्रिकाओं में छपी कविताओं को संकलित किया गया है। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में इनकी रचना ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों में रचित कविताओं का संकलन
या द्वितीय संस्मरण में केवल ब्रजभाषा में रचित कविताओं का संकलन किया गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें निम्न 4 प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। किनमें? चित्राधार में पहला, पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों का इतिहास वृत्तात्मक शैली में वर्णन, प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण, प्रेमानुभूति की व्यंजना, भक्ति भावना की अभिव्यंजना। इस कविता संकलन में प्रसाद जी द्वारा निम्न प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया गया है। इसमें चित्राधार में पहला है अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, कल्पना सुख, विदाई, नीरव प्रेम, विसर्जन। इसमें अर्थात चित्राधार में 1906 से 1909 के मध्य रचित रचनाओं का संकलन भी किया गया है। तो ये हम लोगों ने बात की किनके बारे में? चित्राधार, जो उनकी रचना रही प्रसाद जी की। अब बात करते हैं हम लोग प्रेम पथिक की। यह काव्य पहले ब्रजभाषा 1905 में लिखा गया और बाद में 1913 में इसे खड़ी बोली में बदल दिया गया। यह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। कौन सा? प्रेम पथिक, जो कि प्रणय भावनाओं से ओतप्रोत है। इसकी विषय वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से मिलती जुलती है। प्रेम पथिक और श्रीधर पाठक की अनुदित कविता एकांतवासी योगी में दोनों में समानता पाई गई है। दोनों में ही प्रेमी और प्रेमिका में से एक आश्रयदाता है तो दूसरा क्या है? पथिक है। दोनों में ही पथिक अपने निराश प्रेम की कहानी सुनाता है और अंत में श्रोता और कोई नहीं, वही व्यक्ति सिद्ध होता है जिसके लिए पथिक दुखी है। महाराणा का महत्व, ये भी उनकी रचना है। यह एक लघु ऐतिहासिक खंड काव्य है, यानी छोटा ऐतिहासिक खंड काव्य। इसमें महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण किया गया है। एक बार महाराणा प्रताप की सेना के लोग एक मुस्लिम रमणी को बंदी बना लेते हैं। यद्यपि वह रमणी यानी युवती उसी अब्दुल रहीम खाना की पत्नी थी जो उन पर आक्रमण करने वाला आया था, पर वे उसे सम्मानपूर्वक लौटा देते हैं। इस प्रबंध काव्य की शैली में ओज गुण की प्रधानता है। काव्य गुण में ओज गुण की प्रधानता है महाराणा का महत्व में। कानन कुसुम की बात करते हैं तो यह एक काव्य यह कविता ग्रंथ संग्रह ग्रंथ है। इसमें 1909 से 1913 तक के मध्य रचित स्फुट कविताओं का संकलन किया गया है। ये कविताएं पहले इंदु पत्रिका में छपती थीं। इसकी अधिकांश कविताओं का विषय परम तत्व है। कहीं कवि अपने आराध्य की प्रार्थना में लीन है तो कहीं वह इसके करुणा कुंज के वैभव का वर्णन कर रहा है। इस संग्रह में प्रसाद जी की निम्न प्रसिद्ध कविताएं संकलित हैं। किसमें? कानन कुसुम में। पहली है ग्रीष्म का मध्याह्न, नव वसंत, रजनीगंधा, सरोज, चित्रकूट, श्री कृष्ण जयंती, कुरुक्षेत्र और वीर बालक। यह इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना गया है। कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम संग्रह। झरना, यह प्रसाद जी का एक गीत संग्रह है। इसके गीतों में प्रसाद जी की भावनाएं विभिन्न रूप में बिखरी हुई हैं। यथा एक और इसमें प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप में हुआ है तो दूसरी ओर वह प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति से भी परिपूर्ण है। प्रसाद जी का छायावाद दृष्टिकोण इसी रचना में सर्वप्रथम उजागर हुआ है। अधिकांश इतिहासकार इसी रचना को प्रथम छायावादी रचना मानते हैं जो प्रसाद जी द्वारा रचित है। दूसरी रचना है आंसू। यह प्रसाद जी की स्मृति काव्य है। ध्यान देंगे आप, यह क्या है? स्मृति काव्य है। यह एक विरही हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रस्तुत है। कथानक की रूपरेखाएं इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु फिर भी अतीत की स्मृतियों की अभिव्यंजना इसमें योजनाबद्ध ढंग से हुई है। आरंभ में कवि पाठक को संबोधित करते कहता है कि अवकाश भला है कि इनको सुनने की करुण कथाएं। अपनी करुण गाथा सुनाने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है शुरुआत में ही। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय संशोधित संस्करण 1933 ईस्वी में। आंसू का द्वितीय संस्करण में प्रथम में से 64 छंद अधिक है। कहने का ये अर्थ है कि 1925 में जो प्रकाशित हुआ जो पहला संस्करण, उससे ज़्यादा 64 छंद जो हैं द्वितीय संस्करण में हैं। लहर की बात करते हैं कि यह भी एक कविता संग्रह है। यह गीति काव्य है। लहर किसकी तरह है? आंसू की तरह। ये आंसू नहीं, सॉरी, ये झरना की तरह, झरना की तरह। ठीक है,
झरना की तरह लहर भी क्या है, कविता संग्रह है और गीति काव्य है ये। इसमें आंसू यानी 1925 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक की कविताओं का संकलन किया गया है लहर में। इस काव्य में प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है लहर में। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति का, तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देते हैं। पूर्ववर्ती रचनाओं की भांति इसमें भी प्रेम, प्रकृति, रहस्य, जीवन दर्शन और ऐतिहासिक पौराणिक विषयों का निरूपण हुआ है। आगे बात करते हैं 1933 में प्रकाशित कामायनी की। यह प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सबसे अंतिम रचना कौन है प्रसाद जी की, तो वो है कामायनी और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। यह एक प्रबंध काव्य है, ध्यान देंगे, कई बार प्रश्न आ चुका है ये, जिसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मुख्यतः 3 ही पात्र हैं, मनु, श्रद्धा व ईड़ा, जिसका प्रतीक विधान निम्नानुसार माना गया है। पात्र का नाम इधर है और प्रतीक यानी वो किसके प्रतीक है ये दिया गया है। तो ऐसे पात्र 3 ही हैं कामायनी के, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, लेकिन और भी हैं जिनको प्रतीक रूप में दिखाया गया है। तो पहले है मनु। मनु जो प्रतीक है मन के, श्रद्धा यानी कामायनी जिनको कहा गया है वो हृदय के प्रतीक है, ईड़ा जो है वो बुद्धि के प्रतीक है, और अन्य पात्र आकुली, किरात, आसुरी शक्तियों के प्रतीक हैं, और कुमार मानव के प्रतीक हैं। कुमार मानव के प्रतीक है, ये ध्यान देंगे, याद कर लेंगे आप इनको। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जो पात्र है कामायनी का श्रद्धा, वो किस गोत्र की बालिका है, काम गोत्र की। यही कारण है कि श्रद्धा के नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। किसमें, कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15। तो पहला सर्ग है चिंता और अंतिम यानी 15वां सर्ग है आनंद, ये ध्यान देंगे आप। तो मैं सर्गों को पढ़ देता हूँ कि कहीं से क्वेश्चन आ सकता है इसमें कौन सा सर्ग नहीं है। तो 15 सर्ग है कामायनी के। पहला है चिंता, दूसरा है आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो पहला चिंता है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है और अंतिम है आनंद। लज्जा जो है 6ठा सर्ग में है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई मानी जाती है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना माना जाता है, क्योंकि प्रसाद जी आनंदवाद के प्रवर्तक यानी दार्शनिक मत माने गए हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास व नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। ध्यान देंगे आप, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य कहा है। किन्होंने, वाजपेयी जी ने कामायनी को। मानव हृदय की भावनाओं का जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण कामायनी में हुआ है, वैसा अन्य मिलना दुर्लभ है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध दोष सहित में कामायनी के बारे में लिखा है कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उसके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश और वैराग्य का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। कौन, दिनकर जी। कामायनी का आनंद सर्ग जो कौन सा सर्ग है, अंतिम सर्ग है, मैंने बता दिया आपको। आनंद सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम एवं महत्तम यानी सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है। यह कवि के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक यानी सूचक माना गया है। कौन, आनंद सर्ग, जो कवि के दर्शन और दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके प्रथम सर्ग की बात हम लोग करते हैं, चिंता सर्ग की। तो इसके प्रथम चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1928 में कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। प्रसाद जी को कामायनी के लिए क्या मिला, कौन सा पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक। अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रसाद जी के बारे में। ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ईला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र शुक्ल ने इनको छायावाद का जनक माना है। इन्होंने, जोशी ने और गुप्ते ने। कुछ आलोचक इनको झारखंडी का ही मानते हैं, किनको, प्रसाद जी को।
ये प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। किस नाम से? प्रसाद जी कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे। उर्वशी इनकी गद्य पद्य रचना है, अर्थात चंपू काव्य है, यानी जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। तो उर्वशी क्या है? चंपू काव्य है प्रसाद जी की। कुछ आलोचकों ने प्रसाद जी को पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया है, यानी अपनी काव्य को भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जोड़ा है। इसलिए आलोचक उनको क्या कहते हैं? पुरातन पंथी कहते हैं। इनके द्वारा रचित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। पहला गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, जो कि इनका लिखा है जयशंकर प्रसाद जी का। 1909 में इंदु पत्रिका के संपादन के साथ इनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई, जो कामायनी तक अनवरत चलती रही, यानी 1909 से 1933 तक इनकी जो साहित्यिक रचनाओं का कार्यकाल है वो चलता रहा। और 1909 में इन्होंने इंदु पत्रिका, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इंदु पत्रिका के संपादन कार्य कौन करते थे? प्रसाद जी। याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन किया है। अगले छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत।